हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कशिश क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है 1848 से। 1848 में क्या होता है? फेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से 4 पिक्चर्स बनाई थी, जिनको बोला गया था द पैक्ट बिटवीन नेशंस। जिसमें से ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर में फेडरिक सोरियो एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ल्ड की कल्पना कर रहे हैं। देखो, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसमें ये जो स्टैच्यू है वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि आज़ादी को दर्शा रही है। इस स्टैच्यू के एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर है। और स्टैच्यू के सामने यानी कि ज़मीन पर मोनार्की सिस्टम या एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस बिखरे हुए हैं। मतलब जो राजाशाही चीज़ें थी, जैसे कि राजाओं के मुकुट, सिंहासन, उनके कपड़े, ये सब ज़मीन पर बिखरे हुए पड़े हैं। इसमें जो फेडरिक सोरियो है, वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये लंबी लाइन में अलग-अलग नेशन के लोग आ रहे हैं, वो कैसे मोनार्की सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी आज़ादी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये सब देखकर उनके जो गॉड है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं और उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये तो केवल फेडरिक सोरियो की कल्पना थी, लेकिन इस चैप्टर में हम वास्तव में जानेंगे कि कैसे यूरोप में अलग-अलग जगहों पर लिबर्टी के लिए स्ट्रगल हुआ था। साथ में हम ये भी जानेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे फैला, क्या-क्या चेंजेस देखने को मिले, कैसे लोगों ने नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल किया, कैसे डायनेस्टिक रूल खत्म हुआ और कैसे नेशन स्टेट्स का एक्जिस्टेंस हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। दोस्तों, जब 1789 में फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसका इम्पैक्ट केवल फ्रांस के ऊपर नहीं पड़ा, बल्कि उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे यूरोप पर पड़ा। क्योंकि 1789 से पहले फ्रांस में मोनार्की थी, मतलब किंग का रूल चलता था। जनता के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी। राजा जो चाहता था फ्रांस के अंदर वही होता था। लेकिन 1789 में जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, तो फ्रांस सोसाइटी में कई सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि पावर जो थी वो मोनार्की से हटकर फ्रांस के कॉमन सिटीजन्स के पास पहुँच जाती है। कई ऐसे आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि लोगों में यूनिटी बनी रहे। जैसे कि ले पात्रे, ले सिटिज़न, ताकि फ्रांस में सभी लोगों को समान नज़र से देखा जा सके। थर्ड चेंज था फ्रांस के पुराने फ्लैग को हटाकर एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें 3 कलर थे। साथ में फ्रांस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है, नेशनल एंथम कंपोज़ किया जाता है, अलग-अलग देशभक्ति के गीत कंपोज़ किए जाते हैं। सिक्स्थ चेंज था कि स्टेट जनरल को हटाकर नेशनल असेंबली सेटअप की जाती है। साथ में जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और जो ड्यू पे करने पड़ते थे लोगों को, उन्हें हटा दिया जाता है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो कि फ्रांस में किए गए थे ड्यूरिंग द फ्रांस रिवॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गई थी। अब लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन डेमोक्रेसी का एन्जॉयमेंट फ्रांस में ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। 1799 में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो कि फ्रांस से डेमोक्रेसी को हटा देता है और सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर देता है और एक सिविल कोड लेके आता है, जिसके तहत वो फ्रांस में कई सारे चेंजेस करता है। इस सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। तो इस कोड के तहत नेपोलियन कई सारे चेंजेस करता है, जैसे कि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टेब्लिश करता है, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर है। और सेकंड, वो राइट टू प्रॉपर्टी लेकर आता है, वो फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर देता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, वेट एंड मेज़रमेंट को स्टैंडर्डाइज़ कर देता है, साथ में एक कॉमन करेंसी लेके आता है और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा देता है। तो ये जो इतने सारे चेंजेस किए नेपोलियन ने, ये सब देखकर लोगों को लगा कि यार नेपोलियन तो एक अच्छा आदमी है। तो लोग नेपोलियन से काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। ऊपर से नेपोलियन जहाँ-जहाँ भी जाता था, वहाँ से मोनार्की खत्म ज करता जाता था। ये सब देखकर लोग और ज़्यादा खुश हो रहे थे। शुरू-शुरू में तो लोग नेपोलियन को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी समझने लगे थे। मतलब लोग समझ रहे थे कि नेपोलियन ही लिबर्टी लेकर आएगा। लेकिन ऐसा ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। लोगों को धीरे-धीरे समझ में आने लगा था कि नेपोलियन उन्हें लिबर्टी दिलाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो खुद का डोमिनेशन बढ़ाने के लिए आए हैं। क्योंकि नेपोलियन जहाँ-जहाँ भी जाता था, वहाँ से मोनार्की तो खत्म हो ही रही थी, मतलब राजा को तो वो हटा देता था, पर वो अपनी खुद की आर्मी वहाँ पर सेटअप कर देता था। इसके अलावा और भी कई अदर रीज़न थे, जिसकी वज़ह से लोग नेपोलियन से नफ़रत करने लगे थे। जैसे कि नेपोलियन ने लोगों से पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली थी, टैक्स बढ़ा दिया था, लोगों के ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी। ऊपर से नेपोलियन ज़बरदस्ती लोगों को फ्रांस आर्मी में रिक्रूट कर रहा था, मतलब फ्रांस आर्मी में उन्हें ले रहा था। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पूरे यूरोप को कन्कर करना था।
तो ये भी कुछ रीज़न थे जिसकी वज़ह से अब लोग नेपोलियन से नफ़रत करने लगे थे। अभी इस कहानी को फ़िलहाल के लिए यहीं रोकते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज़्म इन यूरोप। दोस्तों देखो मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में क कोई भी नेशन नहीं था। नेशन स्टेट मतलब कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था जहाँ के मोस्ट ऑफ द लोग कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन आइडेंटिटी से बिलॉन्ग करते हो। क्योंकि उस समय पे यूरोप में कंट्रीज़ तो होती नहीं थी, बल्कि बड़े-बड़े एम्पायर होते थे। मतलब अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग-अलग जगहों पर बसे हुए थे। तो ऐसे में उनमें नेशनलिज़्म कैसे फैला? कैसे उनके मन में नेशन स्टेट का आइडिया आया होगा? चलिए जानते हैं। द अरिस्टोक्रेसी एंड द मिडल क्लास। बच्चों उस समय यूरोप में मुख्य रूप से 2 तरह के लोग रहते थे। पहले थे एरिस्टोक्रेट्स और दूसरे थे पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट सोसाइटी के वेल्दी लोग थे, मतलब उनके पास पैसा था, उनके पास ज़मीनें थी, ये सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल लोग थे, मतलब इनके पास बहुत पैसा था, इनके पास ज़मीनें थी, ये सोसाइटी और पॉलिटिकली पावरफुल थे। ये लोग आपस में ही फैमिलीज़ में शादी करते थे। और ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे क्योंकि इनका मानना ये था कि फ्रेंच लैंग्वेज एक हाई स्टेटस लैंग्वेज है। ऊपर से इनकी एक जैसे लाइफ़स्टाइल थी जैसे कि महँगे-महँगे कपड़े पहनते थे, अच्छा-अच्छा खाना खाते थे। वहीं जो पीजेंट्स थे, वो सोसाइटी के गरीब लोग थे और इनके पास ना ही ज़मीनें थी। भले ही ये मेजॉरिटी में थे पर बहुत पावरफुल नहीं थे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। और धीरे-धीरे क्या होता है सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते एक नई वर्किंग क्लास उभर के आती है। जिसको बोला गया मिडल क्लास। ये लोग ना ही ज़्यादा अमीर और ना ही ज़्यादा गरीब थे, पर ये लोग एजुकेटेड थे। ये एजुकेटेड इसलिए हो गए थे क्योंकि इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया था। मिडल क्लास लोगों में आते थे बिज़नेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और अदर प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर वगैरह। तो ये जो मिडल क्लास के लोग थे, इन्हीं के मन में आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? आइडिया आता है लिबरल नेशनलिज़्म का, मतलब लिबरलिज़्म। अब ये लिबरलिज़्म क्या होता है? चलिए जानते हैं। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज़्म स्टैंड फॉर? तो लिबरलिज़्म जो वर्ड है वो लिबर से ड्राइव किया गया था, मतलब जिसका मतलब होता है फ्री। मतलब ये जो मिडल क्लास के लोग थे, वह लिबरलिज़्म चाहते थे, मतलब फ्री होना चाहते थे, जिसके लिए मिडल क्लास के लोग कई चीज़ों की डिमांड कर रहे थे। जैसे कि पहली डिमांड थी ऑटोक्रेसी रूल खत्म होना चाहिए, दूसरी डिमांड थी कि जो चर्च के लोग हैं, उन्हें जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, वह खत्म होना चाहिए, मतलब क्लेरिकल प्रिविलेजेस का एंड होना चाहिए, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुनी जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें के लिए मिडल क्लास लोग डिमांड कर रहे थे, पर बच्चों पता है प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये वोटिंग राइट्स की डिमांड तो कर रहे थे, पर केवल मेंस के लिए, वो भी ऐसे मेंस जिनके पास प्रॉपर्टी हो, और जो वुमेन्स थी उनको तो ये रो वोटिंग राइट्स दिलाने के प्लान में ही नहीं थे। मतलब ये वुमेन को तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। तो जो मेंस विदाउट प्रॉपर्टी थे और जो वुमेन्स थी वो वोटिंग राइट्स के लिए यूरोप के अलग-अलग जगहों पे प्रोटेस्ट कर रही थी। मतलब वहीं दूसरी ओर यूरोप में एक और प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय पे जो ट्रेडर्स थे, उन्हें ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस समय पे कोई ट्रेडर हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जाता था, तो उन्हें 11 कस्टम बैरियर से गुज़रना पड़ता था, मतलब 11 जगहों पे टैक्स देना पड़ता था, वो भी 5-5% के हिसाब से। तो आप सोच सकते हो कि अगर वो इतना ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो यह एक प्रॉब्लम थी, साथ में एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि उस समय पे यूरोप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी चलती थी, लगभग 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी चलती थी। तो ऐसे में ट्रेडर्स को ये प्रॉब्लम होती थी कि उन्हें ट्रेड करने के लिए हर स्टेट में करेंसी चेंज करनी पड़ती थी। तो ये जो 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी, एक तो टैक्स और दूसरी थी डिफरेंट करेंसीज़। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल के आता है 1834 में। 1834 में क्या होता है, एक कस्टम यूनियन फॉर्म होता है जिसका नाम ज़ोल्वरीन। इसे स्टार्ट किया गया था प्रूशिया के द्वारा, बट इसमें बाद में जाकर अदर जर्मन स्टेट्स भी जॉइन हो गए। तो ज़ोल्वरीन के फॉर्म होने से ट्रेड के अंदर काफ़ी लिबरलाइज़ेशन होता है, जैसे कि ज़ोल्वरीन के आने की वजह से जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे उनको हटा दिया जाता है। दूसरी जितनी भी 30 डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज़ चलती थी उन्हें रिड्यूस करके केवल 2 तरह की करेंसीज़ कर दिया जाता है। और तीसरा, रेलवे नेटवर्क को भी प्रमोट किया जाता है ताकि ट्रेड और भी ज़्यादा आसानी से हो सके। तो ज़ोल्वरीन के फॉर्म होने से यूरोप में काफ़ी इकोनॉमिक लिबरलाइज़ेशन होता है, मतलब ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरीके से हट गए एंड न्यू कंज़र्वेटिज़्म आफ्टर 1815।
अब हम अपनी कहानी में वहीं वापस चलते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। हमने देखा था कि नेपोलियन ने 1799 में रूल करना स्टार्ट किया था और उसका रूल 1815 तक ही चलता है। तो अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि 1815 में ऐसा क्या होता है कि नेपोलियन का रूल खत्म हो जाता है? तो होता क्या है, 1815 में एक फाइट होती है जिसको बैटल ऑफ वाटरलू बोला जाता है। इस फाइट में एक तरफ नेपोलियन था और दूसरी तरफ कई बड़े-बड़े नेशंस थे, जैसे कि प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रसिया। तो हम इस फाइट का रिज़ल्ट ये आता है, जो नेपोलियन इस वाटरलू की लड़ाई को हार जाता है। नेपोलियन की हार के बाद जो जीते हुए नेशंस थे, वो पता है कौन थे? वह कंज़र्वेटिव लोग थे। कंज़र्वेटिव मतलब ये ऐसे लोग थे जिन्हें सोसाइटी में चेंजेस पसंद नहीं थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि मोनार्की या ऑटोक्रेसी रूल खत्म हो जाए, ये लोग चाहते थे कि यूरोप में फिर से मोनार्की आ जाए। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कंज़र्वेटिव्ज़्म लाते हैं। कंज़र्वेटिव्ज़्म मतलब जो कुछ भी नेपोलियन ने किया था, वो जो भी चेंजेस किए थे यूरोप में उन्हें हटाकर पहले जैसा कर देते हैं, मतलब नेपोलियन के चेंजेस को अनडू कर देते हैं। जैसे कि मोनार्की को वापस ले आते हैं, चर्च की पावर को रिस्टोर कर देते हैं, सोशल हियरार्की ले आते हैं, जैसे कि जो अपर क्लास, लोअर क्लास का जो सिस्टम चलता था यूरोप में, उसे फिर से रिस्टोर कर देते हैं। साथ में ये ऑटोक्रेटिक रूल को भी फिर से एस्टेब्लिश कर देते हैं। ऊपर से ये लोग सेंसरशिप भी लगा देते हैं, मतलब कोई भी उनके अगेंस्ट में ना ही लिख सकता है, ना ही छाप सकता था। इन सब के अलावा ये चारों नेशन एक ट्रीटी भी साइन करते हैं, जो कि थी ट्रीटी ऑफ वियना। ये ट्रीटी 1815 में साइन की गई थी। इस ट्रीटी को लीड कर रहे थे ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। इस व्यक्ति को थोड़ा याद रखना है क्योंकि ये आगे भी आएगा। इस ट्रीटी के तहत यूरोप में कई सारे चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है। इन फ्रांस के बॉर्डर पर कई सारे स्टेट्स बनाए जाते हैं ताकि फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो सके। थर्ड, प्रशिया को कई सारे इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी जाती है ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर। फोर्थ, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। फिफ्थ, रशिया को पोलैंड पर कंट्रोल मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस ट्रीटी के साइन के बाद जो कंजर्वेटिव लोग थे वो पूरी तरीके से पावर में आ गए थे। वैसे तो उन्होंने नेपोलियन की हर चेंज को चेंज कर दिया था, लेकिन एक चेंज था जो कि इन्होंने अनटच रहने दिया, जो कि था नेपोलियन ने कन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट्स का, उसे इन्होंने अनटच्ड रहने दिया। बाकी इन्होंने सब चेंज कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं द रिवोल्यूशनरीज। अब दोस्तों, इस कंजर्वेटिज्म से कई सारे लिबरल नेशनलिज्म खुश नहीं थे, इसलिए जितने भी लिबरल नेशनलिज्म लोग थे वह अंडरग्राउंड हो गए थे ताकि वह सीक्रेटली चोरी छिपे इस कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में लड़ सके। इसके लिए उन्होंने कई सारे सीक्रेट ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए। सीक्रेट ग्रुप्स बनाना इसलिए शुरू कर दिया ताकि ओनली ये कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय वो पूरी पावर जो थी वो कंजर्वेटिव लोगों के पास थी। तो इन सीक्रेट ग्रुप्स बनाने बनाने के पीछे मेन इंटेंशन यूरोप में फिर से मोनार्की को अपोज करना और ऑटोक्रेटिक रूल को खत्म करना था। मतलब ये लिबर्टी और फ्रीडम चाहते थे। तो यूरोप में कई सीक्रेट सोसाइटी बनाई जाती है, जैसे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुसिपी मजीनी, जो कि एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। इनका जन्म हुआ था 1807 में, गनियों में हुआ था। इन्होंने भी 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी। पहली थी यंग इटली इन मार्शलिस और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्न। आपको पता है बच्चों, जो कि गुसिपी मजीनी थे वो सच में इतने बड़े रिवोल्यूशनरी थे। इनसे वास्तव में जो सो कॉल्ड कंजर्वेटिव नेशंस थे वो इनसे डरते थे। जब ये 24 साल के थे तब इन्हें जेल में भी डाला गया था इन्हीं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से। जहाँ तक कि ड्यूक मेटरनिच ने तो इन्हें डिस्क्राइब करते हुए ये तक कह दिया था कि जो गुसिपी मजीनी है वो हमारे सोशल ऑर्डर के लिए एक मोस्ट डेंजरस एनिमी है। मतलब गुसिपी भी लाइक ये डर तो हमें अच्छा लगा। थर्ड टॉपिक है हमारा द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। अब आप जरा खुद सोचो कि अगर इतनी सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनेगी तो वो कभी ना कभी तो बाहर आएगी, और अगर बाहर आएगी तो रिवॉल्यूशन भी होगा। 1830 से लेकर 1848 तक का जो पीरियड है उसमें कई सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं, इसीलिए इस पीरियड को बोला जाता है एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो इसमें हमें 3 रिवॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो कि फ्रांस में हुआ था, सेकंड बेल्जियम में हुआ था और थर्ड जो ग्रीस में हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांस के रिवॉल्यूशन को। इस रिवॉल्यूशन को जुलाई रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि ये जुलाई 1830 में शुरू हुआ था। तो इस रिवॉल्यूशन में ये आता है कि जो बर्बन डायनेस्टी थी जिसे कंजर्वेटिव्स के द्वारा 1850 में रिस्टोर किया गया था, उसे अब लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा फिर से हटा दिया जाता है। साथ में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की जाती है, मतलब राजा तो रहेगा लेकिन राजा कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से काम करेगा। तो जो लुइस फिलिपी थे उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया जाता है, मतलब वो काम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा।
तो ये था जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। अब ड्यूक मेटरनिच फिर से बोल पड़ता है, वह एक बात बोलता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब वो ये कहता है कि अगर फ्रांस छींक भी देता है ना, तो पूरे के पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ऐसा कहने के पीछे उसका इंटेंशन ये था कि वो बताना चाह रहा था कि अगर फ्रांस रिवॉल्यूशन कर देता है ना, तो पूरे के पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन की लहर आ जाती है। और ऐसा ही था, उसका ये कहना गलत नहीं था, क्योंकि जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो उसे देखकर जो बेल्जियम था उसमें भी रिवॉल्यूशन की लहर आ जाती है। तो चलिए अब हम बेल्जियम का केस देखते हैं। तो जो बेल्जियम था उस समय पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के कंट्रोल में आता था, मतलब उसी का पार्ट था। और उस समय पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में मोनार्की रूल था, इसीलिए बेल्जियम भी इससे अलग होना चाहता था। इसीलिए जब फ्रांस में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस को देखकर बेल्जियम में भी एक रिवॉल्यूशन हुआ, और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि बेल्जियम अपने आप को अलग कर लेता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। मतलब वो अब आज़ाद हो जाता है। अब हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखते हैं, मतलब अब हम ग्रीस के रिवॉल्यूशन को देखते हैं। तो ग्रीस उस समय पर ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, जो कि ग्रीक लोग थे वो फ्रीडम चाह रहे थे, मतलब वो अपना एक अलग से नेशन स्टेट बनाना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 1821 से ही इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। पर बच्चों, ग्रीस के नेशनलिस्ट अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इनको कई वेस्टर्न यूरोपियन लोगों का भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो भी ऐसा उन्हें भी ऐसा फ़ील होता था कि ग्रीस को आज़ादी मिलनी चाहिए। साथ में कई सारे पोएट्स और आर्टिस्ट भी अपनी राइटिंग्स और पेंटिंग्स की मदद से लोगों को प्रेरित कर रहे थे स्ट्रगल करने के लिए। इन सब के लिए कई सालों के स्ट्रगल के बाद फाइनली 1832 में एक ट्रीटी साइन होती है, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। यहाँ से वॉर तो खत्म हो गई थी, लेकिन बच्चों आपको पता है इस वॉर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। ये एक इंग्लिश पोएट थे, फिर भी ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके ग्रीक कल्चर के साथ काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, इसीलिए ये भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने कई सारे फंड्स ऑर्गेनाइज़ किए थे, साथ में ये कई वॉर लड़ने भी गए थे, पर अफ़सोस 1824 में ही एक फ़ीवर के चलते बीच में ही इनकी डेथ हो जाती है, मतलब ये ख़त्म हो जाते हैं। पर इस वॉर में इनका कंट्रीब्यूशन याद रखा जाएगा, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स। अब आप लोग ये रोमांटिक वर्ड सुन के दिल में मत बनाने लग जाना, इसका मतलब यहाँ अलग चीज़ के लिए है। चलो समझाती हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो नेशनलिज़्म की फीलिंग्स थी, मतलब जो देशभक्ति की भावनाएँ थी, वो केवल लोगों में वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से आई थी? नहीं, बल्कि एक और चीज़ थी जिसने लोगों में नेशनलिज़्म की फीलिंग जगाई जा रही थी, वह था कल्चर। इन लोगों को लगा कि हमें कल्चर के थ्रू लोगों में नेशनलिज़्म की फीलिंग अराइज़ करनी चाहिए, लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए अपने कल्चर के साथ, ताकि उनमें नेशनलिज़्म की फीलिंग जग सके। इसीलिए स्टार्ट हुआ रोमैनिटिज़्म। रोमैनिटिज़्म का मतलब होता है ए कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, मतलब कोई भी ऐसा कल्चर मूवमेंट जिसकी वजह से लोगों में अपने नेशन के प्रति प्यार पैदा हो, सेंटिमेंट्स जागरूक हो, इसी को रोमांटिज्म बोला जाता है। तो ऐसे कई सारे आर्टिस्ट थे जो कि रोमांटिज्म फैला रहे थे अपनी आर्ट्स, पोएट्री, स्टोरीज़ और म्यूज़िक्स की मदद से। ऐसे ही एक रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर थे, जॉन गॉटफ्राइड। उन्होंने भी इसी कल्चर के ऊपर 2 बहुत ही प्यारी बातें कही थी। फर्स्ट कि अगर आपको जानना है कि किसी नेशन का कल्चर कैसा है, तो वह राजा-महाराजाओं के महलों में पता नहीं चलेगा, बल्कि वो आम लोगों के बीच रहकर पता चलेगा कि वहाँ का कल्चर कैसा है। क्योंकि वह जर्मन फिलोसोफर थे, इसीलिए उन्होंने ये बात जर्मन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में कही थी। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो फ़ोक सॉन्ग्स होते हैं, फ़ोक पोएट्रीज़ होती है और जो फ़ोक डांसेस होते हैं, ये सब ट्रू स्पिरिट होते हैं नेशन के। इसीलिए उनका मानना ये था कि अगर नेशन बिल्डिंग करनी है तो लोगों को उनके फ़ोक्स कल्चर से जोड़ना होगा। आया समझ में? अब बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि लोगों में नेशनलिज़्म की फीलिंग केवल कल्चर से ही जग रही थी, बल्कि लैंग्वेज ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाने के लिए। चलो इसका एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों में लैंग्वेज की वज़ह से नेशन सेंटिमेंट्स जागे। तो क्या हुआ था, एंड ऑफ 18th सेंचुरी में पोलैंड का मेजर हिस्सा रशियंस के कंट्रोल में आ गया था। अब देखो सीन क्या था, पोलैंड के लोग पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, रशियन लोग रशियन लैंग्वेज बोलते थे। अब चूँकि जो पोलैंड का पार्ट था वह रशिया के ऑक्यूपेशन में आ गया था, तो उन्होंने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज को स्कूलों से हटा दिया और सब जगहों पर ज़बरदस्ती रशियन लैंग्वेज को इम्पोज़ करना शुरू कर दिया। पर पोलैंड के लोग अपनी पोलिश लैंग्वेज को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी
उनके उनकी लैंग्वेज के साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, इसीलिए वह रशियन रूल के अगेंस्ट में 1831 में लड़ाई भी करते हैं, लेकिन अफ़सोस उन्हें दबा दिया जाता है क्योंकि रशियन रूल उस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, पर बात ये नहीं थी कि रिज़ल्ट क्या हुआ, बात तो ये थी कि कैसे एक लैंग्वेज भी लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगा सकती है। भले ही उन्हें सप्रेस कर दिया गया, पर उनकी जो स्पिरिट थी अपनी लैंग्वेज के लिए, जो प्यार था अपने कल्चरल लैंग्वेज के लिए, इसी को रोमांटिस्म बोला जाता है। इसीलिए जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, वह अलग-अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे, जैसे कि लिटरेचर, विज़ुअल आर्ट्स, म्यूज़िक्स, ताकि लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जागरूक हो सके और उनमें नेशनलिज़्म की फीलिंग बरकरार रहे। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। बच्चों 1830s का जो टाइम पीरियड था यूरोप में, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप लेकर आता है क्योंकि उस समय पर पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी, जिस वज़ह से यूरोप के मोस्ट ऑफ पार्ट्स में अनएम्प्लॉयमेंट भी तेज़ी से बढ़ रहा था। क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उस हिसाब से जॉब्स नहीं बढ़ रही थी। मतलब लोगों के पास काम नहीं था करने को, इसीलिए ज़्यादातर जो लोग थे, वो रूरल एरिया से निकल कर सिटीज़ में जाकर रहने लगते हैं, जिस वज़ह से सिटीज़ ओवर क्राउडेड हो गई थी और स्लम्स क्रिएट होने लगे थे। साथ में इसी टाइम पीरियड में लोगों की फसलें भी खराब हो गई थी, जिस वज़ह से यूरोप में फूड प्राइसेज़ भी तेज़ी से बढ़ रहे थे और लोगों को खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। 1848 में फ्रांस के शहर पेरिस की हालत ऐसी हो जाती है कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ये देखकर जो रूलर था फ्रांस का, लुइस फिलिपी, वो अपनी पोजीशन छोड़कर भाग जाता है। राजा के भाग जाने के बाद अब सवाल ये था कि गवर्नमेंट कौन सँभाले? वो फ्रांस को रन कराने के लिए एक नेशनल असेंबली फ़ॉर्म होती है। नेशनल असेंबली के फ़ॉर्म होने के साथ ही फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद फ्रांस में 21 साल से ऊपर के सभी मेन को वोटिंग राइट मिल जाता है, साथ में राइट टू वर्क भी आ जाता है, मतलब फ्रांस में सबके पास काम होगा। अब बच्चों ये इकोनॉमिक हार्डशिप जो चल रही थी, तभी एक और रिवोल्ट देखने को मिलता है, जिसे सिलेसिया रिवोल्ट भी बोला जाता है। सिलेसिया जो कि पोलैंड का एक रीजन था, तो उसमें क्या हुआ था कि सारे जो वीवर्स थे, वो मिलकर कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था। ऐसे उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने इन्हीं चीज़ों के प्राइस गिरा दिए थे, इनकी चीज़ों के प्राइस गिरा दिए थे। आपको पता है कि उस समय पे इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी, ऊपर से ये लोग गरीब थे और ऐसे में जब कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनके प्राइस घटाए तो वीवर्स को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों में जाकर तोड़-फोड़ मचा दी और कॉन्ट्रैक्टर्स का सामान लूट लिया। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स ने आर्मी को सपोर्ट ले लिया और एट द एंड इस रिवोल्ट में 11 वीवर्स मारे गए थे। तो ये था सिलेशिया रिवोल्ट। इस सिलेशिया रिवोल्ट की पूरी कहानी एक जर्नलिस्ट ने डिस्क्राइब की थी, जिसका नाम था विलियम वुल्फ। आया समझ में? 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द रिबलर्स। अब बच्चों जब सभी लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे, तो मिडल क्लास लोग कैसे शांत रह सकते थे? ये तो दो जो मिडल क्लास लोग थे वो 1848 में रिवॉल्यूशन कर रहे थे और ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये नेशन स्टेट एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। दूसरा ये पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स की डिमांड कर रहे थे। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों की डिमांड कर रहे थे मिडल क्लास लोग। अब हम बच्चों जर्मन रीजन की बात करते हैं, तो जर्मन रीजन के जो मिडल क्लास लोग थे, वो इन्हीं डिमांड्स को पूरा कराने के लिए एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं, जिसमें वो 831 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, तो ये जो 831 मेंबर्स थे वो 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इकट्ठा होते हैं। वैसे पता है ये एक चर्च था जिसका नाम था सेंट पॉल, तो उसी को इन्होंने पार्लियामेंट बना दिया। तो ये सब इकट्ठा होते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जर्मन नेशन के लिए। पर बच्चों जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इन लोगों ने पीजेंट्स, वर्कर्स और आर्टिसंस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब इनकी डिमांड्स को इंक्लूड भी नहीं किया गया, जिसकी वज़ह से ये जो पीजेंट आर्टिस्ट और वर्कर्स थे वो अपना सपोर्ट वापस ले रहे थे, जिस वज़ह से ये जो मूवमेंट हो रहा था वो काफ़ी वीक हो जाता है। लेकिन फिर भी ये मिडल क्लास के लोग जाते हैं प्रुशिया के राजा के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके, जिसमें वो डिमांड करते हैं राजा से कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करो, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करो। उस समय जो प्रुशिया का राजा था वो था फ्रेडरिक विलियम फोर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो जर्मन का था ना, पर प्रुशिया के राजा के पास क्यों गए? तो इसीलिए क्योंकि उस समय जर्मन नाम का कोई कंट्री भी नहीं थी, बल्कि कई सारे जर्मन रीजन्स हुआ करते थे जो कि मोस्टली प्रुशिया के ही अंडर आते थे और उस समय पे जो प्रुशिया का किंग था वो था फ्रेडरिक विलियम फोर। इसीलिए ये लोग प्रशिया के राजा के पास गए थे। अब जो क्या लगता है आपको कि राजा मान गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? नहीं ना, क्योंकि कौन राजा चाहेगा कि अपनी पावर को कम करना। तो राजा क्या करता है अपने ट्रूप्स को बुलाता है और इन सबसे कहता है कि
उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। मतलब किंग कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को रिजेक्ट कर देता है, तो यहाँ पर ये मूवमेंट फेल हो जाता है। लेकिन बच्चों भले ही ये मूवमेंट फेल हो गया था, पर ये कंप्लीटली फेल नहीं हुआ था। इस मूवमेंट की वजह से जो यूरोप के अलग-अलग मोनार्क थे, उन्हें भी ये चीज़ समझ में आ गई थी कि वो ज़्यादा टाइम तक लिबरल्स लोगों को रोक नहीं पाएँगे। कभी न कभी तो ये मिडल क्लास लोग जीत ही जाएँगे। तो इस डर से लोगों ने थोड़ा-थोड़ा क कंसेशन देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट सेफ्टम और बॉन्डेड लेबर को एबोलिश कर दिया हैब्सबर्ग डोमिनेशन से और रशिया से। सेकंड हंगरियंस को ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी जाती है इन 1867। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली। इस टॉपिक में हम यही जानेंगे कि जर्मनी और इटली कैसे बने थे। हम इनकी यूनिफ़िकेशन प्रोसेस को देखेंगे, साथ में हम ब्रिटेन की यूनिफ़िकेशन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जर्मनी के यूनिफ़िकेशन से। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो अभी-अभी हमने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें जो लिबरल लोग थे, वह 1948 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेकर राजा के पास गए थे, पर राजा ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। मतलब ये मूवमेंट वही फेल हो गया था। तो अब सवाल ये आता है कि फिर जर्मनी यूनिफ़ाई कैसे हुआ होगा? देखो, जैसे पहले क्या था कि कई सारे छोटे-छोटे जर्मन स्टेट्स थे और प्रशिया था, वो एक बड़ा जर्मन स्टेट था, मतलब एक बड़ा एम्पायर था जो कि प्रशिया था। उसी ने सोचा कि खुद ही अब जर्मनी को यूनिफ़ाई करेगा, ताकि वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन बढ़ा सके और एक पूरा बड़ा-सा जर्मन नेशन बना सके। तो इस समय पर जो प्रशिया का राजा था, वो था विलियम फर्स्ट। अब आप लोग कहेंगे कि राजा तो विलियम फोर था, तो विलियम फर्स्ट कैसे राजा बन गया? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि विलियम IV के बीच में ही डेथ हो जाती है और उसके बाद विलियम फर्स्ट को राजा बनाया गया था। अब ये जो नया राजा था प्रशिया का विलियम फर्स्ट, वो थोड़ा समझदार था। उसने सोचा कि वैसे ही लिबरल लोग रुकेंगे तो नहीं जर्मनी को यूनिफ़ाई किए बिना, तो इससे अच्छा उसने सोचा कि मैं ही जर्मनी को यूनिफ़ाई कर देता हूँ, मतलब एक नेशन स्टेट बना देता हूँ। तो राजा अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाता है, उस समय पर राजा का जो चीफ मिनिस्टर था वो था ओटोमन बिस्मार्क। तो राजा उससे कहता है कि आओ जाओ, जितने भी ये छोटे-छोटे जर्मन स्टेट्स हैं उन्हें प्रशिया के साथ यूनिफ़ाई करो और एक बड़ा-सा जर्मन स्टेट बना दो। सिंपली जर्मनी को यूनिफ़ाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ओटोमन बिस्मार्क को दे दी गई। तो ओटोमन बिस्मार्क अब प्रशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी मिलकर कई वार्स लड़ती है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट में। इनसे क्यों लड़ती है? क्यों? यही तो वो नेशंस थे जो कि कई सारे जर्मन रीजन्स के ऊपर कब्ज़ा किए हुए थे। इसीलिए इन तीनों के अगेंस्ट में ये वार्स लगभग 7 सालों तक चलते हैं। आखिर में प्रशिया ये वार जीत जाता है और जितने भी जर्मन स्टेट्स थे उन्हें शामिल कर लिया जाता है और एक बड़ा-सा जर्मन नेशन बनाया जाता है। तो इस तरीके से जर्मनी का यूनिफ़िकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फाइनली जनवरी 1871 में विलियम फर्स्ट को पूरे जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया जाता है। आया समझ में? तो ये था जर्मनी का यूनिफ़िकेशन। अब हम पढ़ते हैं इटली के यूनिफ़िकेशन को। इटली यूनिफ़ाइड उस समय पर जो इटली था वो 7 अलग-अलग स्टेट्स में बँटा हुआ था, जिसमें ये जो स्टेट आप देख रहे हो वो है सरडानिया, पीडमोन्ट। केवल यही वाला रीजन इटली प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में था, बाकी बचा हुआ इटली का सारा रीजन अलग-अलग पावर्स के कंट्रोल में था। जैसे कि जो नॉर्थर्न रीजन था उसमें ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था, सेंटर का जो रीजन था उसमें पोप रूल करता था और जो साउथर्न रीजन था उसमें बourbon किंग्स ऑफ स्पेन रूल करता था। अब बच्चों, मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था जिसका नाम था गुसिपी मज़ीनी। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। नाम से आपको पता है बच्चों, ये इटली को यूनिफ़ाई करना चाहते थे, लेकिन अफ़सोस ये कि इटली को यूनिफ़ाई नहीं कर पाते हैं, ये फ़ेल हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, जो सरडानिया पिएडमोन्ट था, उसका जो किंग था वह था विक्टर एमेनुएल सेकंड। तो विक्टर एमेनुएल सेकंड अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इटली को यूनिफ़ाई करने के लिए। तो वो अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाता है जिसका नाम था काउंट कैवियर। काउंट कैवियर एक काफ़ी डिप्लोमेट व्यक्ति था, इसीलिए वो फ्रांस के साथ मिलकर 1859 में ऑस्ट्रियन फ़ोर्सेस को हरा देता है और नॉर्थ इटली के पार्ट को जीत जाता है। इसके बाद साउथ वाले रीजन को जीतने के लिए कैवियर को सपोर्ट मिलता है गुसिपी गरिबाल्डी का। इनकी काफ़ी बड़ी वॉलंटियर्स की आर्मी थी जिसकी मदद से 1860 में साउथ वाले पार्ट को भी जीत लिया जाता है। अब बचा सेंटर वाला रीजन। तो सेंटर वाले रीजन पर पोप का रूल था, पर अब ये देखकर कि नॉर्थ और साउथ वाला रीजन दोनों इटली के कंट्रोल में आ गए हैं, तो पोप वाले लोग वैसे ही डर जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं और फाइनली 1861 में इटली कंप्लीटली यूनिफाई हो जाता है और विक्टर एमेनुएल सेकंड को पूरी इटली का किंग बना दिया जाता है। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो अभी तक हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन को देख लिया और इटली के यूनिफिकेशन को देख लिया, लेकिन अब हम देखते हैं ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को। तो देखो, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को स्ट्रेंज केस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रिटेन का जो यूनिफ़िकेशन था वो एक लंबे प्रोसेस में हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि अचानक से रिवोल्ट या वॉर कर दिया, इसीलिए उसे स्ट्रेंज केस बोला जाता है। देखो ये कैसे हुआ था, पहले जो ब्रिटेन था वो 4 अलग-अलग पार्ट्स में बँटा
हुआ था। इन सभी स्टेट्स में अलग-अलग एथनिक आइडेंटिटीज़ वाले लोग रहते थे, जैसे कि स्कॉटलैंड में स्कॉट लोग रहते थे, वेल्स में वेल्स लोग रहते थे, इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते थे और आयरलैंड में आयरिश लोग रहते थे। अब बच्चों जो वेल्स तब है तो 1565 से इंग्लैंड का ही पार्ट था। इंग्लैंड में पहले पावर मोनार्की के पास थी, लेकिन 1688 में मोनार्की की पावर को सीज़ कर दिया जाता है और सारी पावर इंग्लिश पार्लियामेंट के पास आ जाती है। तो अब इंग्लैंड क्या सोचता है कि क्यों ना इन सारी आस-पास की टेरिटरीज़ को कैप्चर किया जाए और एक बड़ा इंग्लिश नेशन बनाया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले इंग्लैंड स्कॉटलैंड को टारगेट करता है, जिसके लिए 1707 में स्कॉटलैंड के साथ एक एक्ट ऑफ यूनियन किया जाता है, जिसके बाद स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक हो जाते हैं और बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब बारी थी आयरलैंड, तो आयरलैंड क्या था कि 2 तरह के लोग रहते थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स मेजॉरिटी में थे, प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे, तो दोनों ग्रुप्स के बीच में हमेशा टेंशन बना रहता था। तो इंग्लैंड इसी बात का फ़ायदा उठाता है और प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने लगता है ताकि वह डोमिनेट कर सके। इसीलिए विरोध में कई सारे कैथोलिक्स इसका अपोज़ करते हैं। इनफैक्ट एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वोल्फे टोन। इन्होंने 1778 में इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट भी किया था, पर इन्हें दबा दिया जाता है और फाइनली 1801 में आयरलैंड को भी फ़ोर्सफुली ब्रिटेन के कंट्रोल में ले लिया जाता है। फिर एक ब्रिटिश नेशन बनाया जाता है जिसमें ब्रिटिश फ्लैग था, नेशनल एंथम था, इंग्लिश लैंग्वेज थी और इन सबको प्रमोट किया जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन। 18th एंड 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे होते थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना नेशंस को विजुअलाइज़ किया जाए, मतलब नेशंस को रूप दिया जाए, उनका पर्सनिफिकेशन किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे अगर हम अपने देश के साथ रिलेट करें तो हमारे इंडिया को किससे रिप्रेज़ेंट किया जाता है? भारत माता से क्यों किया जाता है? ताकि हम जब भी भारत माता को देखें तो हमारे अंदर नेशनल सेंटिमेंट्स जागे, मतलब देशभक्ति की भावना जागरूक हो और हम सबको ये लगे कि हम सब एक है और भारत माता हम सबकी माता है, ठीक? उसी तरीके से जो यूरोप है, यूरोप के अलग-अलग आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी अपने-अपने नेशंस को रूप देना स्टार्ट कर दिया, अलग-अलग फीमेल फिगर्स के थ्रू, जिन्हें एल्गोरीज़ बोला जाता है, ताकि लोगों में नेशनलिज़्म की फीलिंग जाग सके। एल्गोरीज़ को देखिए, जैसे कि फ्रांस की एल्गोरी बनाई गई थी मेरियन और जर्मनी की एल्गोरी बनाई गई थी जर्मेनिया। तो इसी तरीके से नेशन को विजुअलाइज़ किया गया। लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनलिज़्म एंड इम्पेरियलिज़्म। तो बच्चों 19th सेंचुरी के एंड होने तक नेशनलिज़्म की जो फीलिंग थी वो इम्पेरियलिज़्म में कन्वर्ट होने लगती है। इम्पेरियलिज़्म का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बड़ा नेशन छोटे-छोटे नेशंस को कैप्चर करने लगता है, ताकि वो अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड कर सके और अपनी पावर को बढ़ा सके। इसी को बोला जाता है इम्पेरियलिज़्म। तो इसी इम्पेरियलिज़्म के एक ऊपर केस स्टडी है जो कि है बाल्कान्स रीजन की, जहाँ हमें इम्पेरियलिज़्म देखने को मिला था। तो होता क्या है, बाल्कान्स एक जगह थी यूरोप के अंदर जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर आती थी। बाल्कान्स रीजन के कई सारे स्टेट्स आते थे, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस एक्सेट्रा। तो क्या हुआ था, ऑटोमन एम्पायर था वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगा था, मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, जिस वज़ह से जो बाल्कान रीजन्स के स्टेट थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे, मतलब अपने आप को अलग करके एक नया नेशन बनाने लगे। बच्चों ये सारे नेशंस आपस में जलते थे, जिस वज़ह से हर एक नेशन यही चाह रहा था कि उसका पॉलिटिकल डोमिनेशन कैसे ना कैसे सबसे बड़ा हो। जिसके चलते ये सभी छोटे-छोटे नेशंस आपस में लड़ने लगते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को कैप्चर कर पाएँ। इन सबको देखकर कई बड़े-बड़े नेशंस जैसे कि रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और फिर देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बाद में इस वॉर के खत्म होने के बाद कई सारे एंटी इम्पेरियल मूवमेंट भी चलाए जाते हैं, क्योंकि एट द एंड सबको ये समझ में आ जाता है कि नेशनलिज़्म तो अच्छा है, पर ये जब ये नेशनलिज़्म इम्पेरियलिज़्म में बदल जाता है तो वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इम्पेरियलिज़्म के चलते वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देखने को मिलना, जो कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। बाद में जाकर लोगों को नेशनलिज़्म की फीलिंग फिर से जागती है, क्योंकि इन कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया गया था, उन्हें अब आज़ादी चाहिए थी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।